गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों मैं यश। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं, जितने लोगों ने कमेंट के माध्यम से हमारा या इस लेख से संबंधित जो भी उनके द्वारा अप्रिसिएशन था, जो भी उनके ओपिनियन था, तहे दिल से स्वागत। चाहे उसमें दीपक कुमार जी हो, नागर एकेडमी हो, और पाई ब्लॉग हो, नीतीश जी हो, और मैं कहना चाहता हूँ स्पेशली प्रज्ञा जी। मैं जो है आपके लिए हो सकता है शाम को, सभी के लिए, ठीक है, सबको आवश्यकता है उस चीज़ के लिए। मतलब हाउ टू रीड प्रॉपर न्यूज़पेपर एंड हाउ टू राइट ए ऐसे, ठीक है। क्योंकि जब आप लेखन शैली को मजबूत बनाने के बारे में सोच ही रहे हैं, क्योंकि जब तक आप एडिटोरियल देखिए, एनालिसिस कर रहे हैं, पर जब तक आप लेखन शैली को प्राथमिकता नहीं देंगे, तब तक मतलब बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं आने वाला, ना आपकी भाषा शैली में, ना आपके लिखावट में। तो आज जो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि शाम को वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाऊँ, जो भी 10 मिनट 15 मिनट का रहेगा, उसमें पूरा हम कवर करेंगे कि कैसे मतलब लेखन शैली को डेवलप किया जाए, किस प्रकार से एक प्रभावशाली ऐसे एक निबंध लिखा जाए, ठीक है। तो चलते हैं अब आगे। यहाँ देख सकते हैं जनसत्ता के बारे में है, जनसत्ता, ठीक है। आज जनसत्ता का एडिटोरियल है। अब हम हमारे सामने जो दोस्तों टॉपिक है, जो विषय है, कंटेंट है, वो है कैसे साफ़ होगी गंगा, और इसे लिखा है संजय वर्मा ने। तो आप सब लोग देख चुके हैं कि कोविड-19 की वजह से जिस तरह से संपूर्ण पृथ्वी को लॉकडाउन किया गया था कुछ समय के लिए, कुछ महीनों के लिए, उससे ना मैं बात कर रहा हूँ मात्र संदर्भ में गंगा या फिर भारतीय नदियों के बारे में, पूरी दुनिया में जितनी भी नदियाँ थीं उनमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया। परिवर्तन इतना आया कि जो साफ़ सफाई 20 साल पहले या 30 साल पहले थी, जितना निर्मल मतलब नदियों का पानी हुआ करता था, उतने के अकॉर्डिंग में चला गया था। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो अब हम उसी से रिलेटेड बात करेंगे, क्योंकि जानते हैं करोड़ों अरबों रुपए हमारे गवर्नमेंट के द्वारा इसमें लगा दिया गया, पर कुछ भी अमूलचूल परिवर्तन नहीं आया। मात्र जानते हैं, यदि आप गंगा को साफ़ करना चाहते हैं तो दोस्तों बहुत बड़ी परियोजना की आवश्यकता नहीं है। मात्र जिस तरह से सीवर का पानी, कारखानों का पानी, बड़ी बड़ी कंपनियों का, प्लांट का, केमिकल का पानी जो आ रहा है, उससे गंगा दूषित होती चली जा रही है। इसलिए जब तक आप इन सारी चीज़ों पे लगाम नहीं लगाएंगे, उनके निस्तारण के लिए कुछ अलग प्रबंध व्यवस्था नहीं करेंगे, तब तक हमारे देश की जो नदियाँ, स्पेशली गंगा, ऐसे ही उपेक्षा का शिकार बनी रहेंगी। अब चलते हैं आगे। यहाँ पर लिखा, भारतीय जनमानस का गंगा नदी से गहरा जुड़ाव रहा है। सिर्फ धार्मिक नजरिए से नहीं, बल्कि जल संसाधन, बिजली उत्पादन और खेती के जरिए भी अर्थव्यवस्था में योगदान के लिए गंगा का सतत प्रवाहित होना देश की सबसे अहम ज़रूरत है। देख सकते हैं कि किस प्रकार से धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथों में जो एक दर्जा दिया गया है, चाहे गंगा हो, चाहे सरस्वती हो, चाहे सिंधु, कुछ भारतीय नदियों को दोस्तों एक माँ के समान। क्योंकि जिस प्रकार से एक किसान, एक समय था, पता है आपको, हमारे गांव में तालाब हैं, 2-4 तालाब ऐसे थे जहां पर एक तरह से कह सकते हैं पूरे गांव की जो आबादी थी उसी तालाब के ऊपर निर्भर था। मतलब उसी के पानी से, जल से जो है कि भोजन पकाना, बर्तन साफ़ करना, बच्चों को नहलाना। जो आज कार्य हम हैंड पंप से ले रहे हैं, वो या फिर ट्यूबवेल से ले रहे हैं, जिसमें किसान जो है कि खेतों में पानी सींचता है, उसी के माध्यम से सारा काम उसी तालाब से लिया जाता था। तो दोस्तों आज पर वो किस प्रकार से उपेक्षा का शिकार बने हुआ है। मतलब इतना गंदा उसका पानी और इतना कूड़ा और कचकट भरा हुआ है ना, कि कोई कल्पना अगर करता है कि नहीं, एक समय था, एक दौर था जब गांव के लोग इस पर निर्भर थे, पर जैसे ही ज़रूरतें ख़त्म हुई, इंसान के पास दूसरा विकल्प हुआ, आज वो जो तालाब है मेरा अपने अस्तित्व को लेकर लड़ रहा है। तो इस विषय को, इस एग्जाम्पल को हमने यहाँ पर इसलिए रखा कि ताकि आप इसके माध्यम से जान सकें कि ठीक वही हाल एक गंगा नदी का भी था, सिंधु नदी का था, सरस्वती नदी का था। एक समय ऐसा था जब इन्हीं लोगों के माध्यम से हमारे देश में हमारा किसान, हमारा मज़दूर, ठीक है, तमाम लोग इसी पर निर्भर थे। पर जब लोगों के पास दूसरा विकल्प आ गया, तो दोस्तों किस प्रकार से इस उपेक्षा का शिकार होना पड़ रहा। पर ये लोग कहीं ना कहीं भूल रहे हैं, आने वाले समय में इसका योगदान फिर उतना ही बढ़ने वाला है, ठीक है।
गंगा में जल निरंतर बहे और निर्मल भी हो, इस बेमिसाल नारे के साथ गंगा का सफाई अभियान वर्षों से चल रहा है और पिछले 6 साल में तो इसमें काफ़ी सक्रियता भी दिखाई गई। लेकिन यह किसी से छिपा नहीं कि सरकार के इस जोश के बावजूद बीते 6 साल में गंगा कितनी साफ हुई है। बीते कई दशकों में गंगा की सफाई के लिए कई योजनाएं बनी और उनमें हज़ारों करोड़ रुपए बहाए गए, लेकिन ठोस नतीजों का काल बना रहा। इधर विश्व बैंक ने भी पंचवर्षीय योजना के तहत केंद्र की नमामि गंगे परियोजना के लिए 3000 करोड़ रुपए का भारी भरकम तकरीबन $40 करोड़ सोचिए कर्ज देना मंजूर किया। विश्व बैंक से इस परियोजना को 4500 करोड़ रुपए तकरीबन $60 करोड़ की रकम पहले ही मिल चुकी है। शायद ही किसी को इसका एहसास हो कि अब तक नमामि गंगा या फिर नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा NMSCG के तहत 313 विभिन्न परियोजनाओं के लिए 25,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जा चुकी है, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। ऐसा क्यों? आखिर गंगा और देश की अन्य नदियों की दुर्दशा के वे ठोस ज़मीनी कारण क्या है जिनका निराकरण किए बगैर उनकी स्वच्छता निर्मलता संभव नहीं हो पा रही है? तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो बातें यहाँ पे बताई गई हैं, कही जा रही हैं। मैं कभी कभी इस चीज़ों को महसूस करता हूँ ना, जो बड़ी बड़ी परियोजनाओं को जो लोग लॉन्च कर रहे हैं, जो बड़ी बड़ी योजनाओं को लॉन्च कर रहे हैं, मेरे को कभी कभी महसूस होता है कि बस एक छलावा है। अभी आप मेरे साथ बने रहिए, जब आप भी पढ़ाई लिखाई एक निरंतर करते रहेंगे, कई चीज़ों का ज्ञान होने लगेगा, बढ़ने लगेगा, तब आप विचार विमर्श करेंगे ना, तो लगेगा कि ये जो 5वीं 10वीं पास हैं ना, संसद में बैठे हुए हैं ना, ये बस आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। लगेगा कि ये बस आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। परिवार में बच्चे हैं, चिल्ला रहे हैं चाचा चाचा, ठीक है, तो आपको महसूस होगा। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया गया था MSME के थ्रू, जो भी कारोबारी हैं, क्या हुआ आखिर उनका हसरा? आप भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये जब तक हमारे देश की जो जनता जागरूक नहीं होगी, सवाल नहीं पूछेगी, पर आज क्या हो रहा है, अगर आपने सवाल पूछ लिया मतलब आपने एंटी नेशनल काम कर दिया, आपके ऊपर तमाम तरह के मुकदमे लग सकते हैं। तो दोस्तों, कभी भी यदि आपको सवाल पूछना हो तो हिंसक प्रवृत्ति न अपनाएं, क्योंकि इंसान अपने विचारों और अपने शब्दों, अपने ज्ञान से जाना जाता है। यदि अपने किसी प्रकार की योजना परियोजना का यदि आप विरोध करना चाहते हैं, सबसे पहले उस योजना परियोजना को समझें भली भांति और उससे ये देखें कि इसमें फ़ायदा किसका हुआ है, अब तक इस परियोजना का क्या लाभ है, किस सेक्टर को, किस डिपार्टमेंट को लाभ हुआ, जो इसका उद्देश्य था वो हुआ कि नहीं। इन सारी बातों पर जब आप विचार विमर्श करेंगे तो चीज़ें खुल के आएंगी। हमारे देश में गंगा यमुना दुनिया की उन नदियों में से हैं जिनके अस्तित्व पर लंबे समय से खतरा मंडरा रहा है। 6 साल पहले यानी 2014 में पर्यावरण संरक्षण से संबद्ध वैश्विक संस्था WWF वर्ल्ड वाइड एंड फॉर नेचर ने खुलासा किया था कि निरंतर बढ़ते प्रदूषण, पानी के अत्यधिक दोहन, सहायक नदियों के सूखने, बड़े बांधों के निर्माण और वातावरण परिवर्तन से इन बड़ी नदियों के लुप्त होने का संकट पैदा हो गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऐसे नहीं, आज सदियों से आप देख सकते हैं जो सरस्वती नदी थी, जिसका उल्लेख जब आप ऋग्वेद में पढ़ेंगे तमाम बार, जो हमारे धार्मिक ग्रंथ है, ऐतिहासिक ग्रंथ, उनमें कई बार उल्लेख हुआ है, पर आज दुनिया भर के वैज्ञानिक लगे हुए हैं उसके साक्ष्य के लिए कि कहीं क्लियर हो जाए कि भैया ये नदी है कहाँ। ठीक है, तो यही हाल होगा। धीरे धीरे जो नदियाँ नहरों में तब्दील हो जाएंगी, नहरों के बाद नालों में, नालों के बाद उनका अस्तित्व खतरे में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है गंगा की हालत से अन्य नदियों के सामने मौजूद चुनौतियों का अंदाज़ा हो जाता है। 3 साल पहले केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आंकड़े जारी कर बताया था कि गंगा का जल आचमन लायक क्यों नहीं है। CPCB के मुताबिक हरिद्वार से लेकर कानपुर, इलाहाबाद और बनारस तक इसमें कोलीफार्म बैक्टीरिया की मात्रा काफ़ी ज़्यादा, जो इंसानों को विभिन्न रोगों की गिरफ्त में ला सकता है। आमतौर पर गंगा के प्रति 100 मिलीलीटर जल में कोलीफॉर्म बैक्टीरिया की तादाद 5000 से नीचे होनी चाहिए, पर हरिद्वार में यह मात्रा प्रति 100 मिलीलीटर जल में 50,917, कानपुर में 1,51,333 और बनारस में 58,000 पाई गई थी। बनारस में तो कोलीफॉर्म बैक्टीरिया की संख्या सुरक्षित मात्रा से 11.6 गुना ज़्यादा है। गंगा में बैक्टीरिया की इतनी अधिक मौजूदगी की वजह उसमें मिलने वाला बिना उपचारित किए गए सीवेज का गंदा पानी है।
आप महसूस करिए और अपने बुज़ुर्गों से विचार विमर्श करिएगा इस बात पे कि एक समय था जब लोग एक तीर्थ स्थल के रूप में गंगा, बनारस, इलाहाबाद जो प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, मतलब यदि आप गंगा के मात्र बैंक पे चले गए, बैंक का मतलब उसके किनारे पे पहुंच गए, समझ लीजिए आपने एक तीर्थ धाम कर लिया। उसके बाद लोग उसको अपने पास जो भी उनके पास उपकरण हुआ करता था उसमें गंगा जल भर कर लाते थे, भोजन में 1 बूंद 2 बूंद डालते थे, घर में छिड़काव करते थे, मतलब इतना पवित्र उस जल को माना जाता था। पर आज दोस्तों देख सकते हैं कि किस प्रकार से वो अपने अस्तित्व को लेकर लड़ रही हैं। तो ऐसे में देखिए हमारे और आपसे बहुत कुछ होने वाला है, पर जो पहली प्राथमिकता जो सख्ती से लेनी पड़ेगी इस देश के शासनाध्यक्षों को, इस राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं, होम मिनिस्टर हैं, उनको सख्ती के साथ पेश आना पड़ेगा। उन लोगों के साथ जो लोग मतलब कई साल से अपने कारखानों, अपनी कंपनियों का जो पानी है, अपने शिविरों का पानी गंगा में अपना केमिकल जो भी है सब उसी में बहा रहे हैं। जो इसके तट पर मौजूद शहरों से निकलता है, गंगा के किनारे मौजूद शहरों से रोजाना औसतन 2.7 अरब लीटर सीवेज का गंदा और विषैला पानी निकलता है। हालांकि इन सभी शहरों में सीवेज का पानी साफ करने के लिए शोधन संयंत्र लगे हुए, फिर उनकी क्षमता काफ़ी कम है और ये संयंत्र सिर्फ 1.2 अरब लीटर यानी 55% सीवेज की सफाई कर पाते हैं। इसका अर्थ यह कि बाकी 45% सीवेज गंगा में यूं ही मिलने दिया जाता है। देश की दूसरी नदियां भी गंगा की तरह ही सीवेज का गंदा पानी बिना शोधन संयंत्र के मिलने के कारण भयानक प्रदूषण झेल रही हैं। इसके अलावा नदियों को 2 और मुख्य प्रदूषणों का सामना करना पड़ रहा है। ज़्यादा बड़ा खतरा नदी किनारे मौजूदा कारखानों से निकलने वाले औद्योगिक कचरे और विषैले रसायनों का है। साथ में नदियों के समीप स्थित खेतों में इस्तेमाल होने वाले रासायनिक खाद और कीटनाशकों के उपयोग ने भी बड़ी समस्या पैदा की है। आप देख सकते हैं पहले किसान जो है कि ज़्यादातर जैविक कृषि को प्राथमिकता देता था, पर आज के दौर में आप देख सकते हैं कि दोस्तों बिना केमिकल के, बिना डाई, यूरिया, पेस्टिसाइड, ठीक है, कीटनाशक दवाओं के बिना सहयोग के आप फसल नहीं उगा सकते। क्योंकि इंसान आजकल बिलीव क्या कर रहा है, क्वांटिटी में बिलीव करता है, क्वालिटी में नहीं। मतलब गुण उसे नहीं चाहिए, उसको मात्रा ज़्यादा चाहिए। इसी वजह से दोस्तों आज इंसान पहले जो 150-100 साल जीता था, आज 60-70 साल जाते जाते तमाम तरह के रोगों से पूरी शरीर उसकी ग्रसित हो जाती है। उसके बाद दवाओं के माध्यम से जो भी 5 साल 6 साल वो चले, जितना वो कमाया रहता है ना, लास्ट में जितना मेहनत करके कमाया रहता है, लास्ट में उन्हीं पैसों के माध्यम से वो 2 साल 4 साल जीता है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं जो योगी थे, आज की योगी तो सब पाखंडी हैं, ढोंगी हैं। पहले के जो योगी हुआ करते थे जंगलों में योग किया करते थे, तप किया करते थे, जो व्यायाम होता उस पर प्राथमिकता देते थे। यही कारण था कि दोस्तों 150 साल 200 साल वो जीते थे। पर आजकल के लोग तो चरस, गांजा, मैं नहीं कहता हूँ कि ये क्या है, पर जिस तरह से नशा का सेवन करने के बाद इंसान किसी दूसरी दुनिया में चला जाता है, उसके बाद तमाम तरह के कुकर्मों, अपराधों को जन्म देता है। देखिए ऐसा कोई भी कार्य जिससे समाज का एक तबका यदि उससे पीड़ित है तो वो कार्य गलत है। जिनके अवशेष रिस्क नदियों मिल जाते हैं और उसके पानी को जहरीला बना देते हैं। इन प्रदूषणों की स्थिति क्या है, इसका एक आकलन गंगा के किनारे स्थित शहरों से इसमें मिलने वाले प्रदूषण के जरिए हो सकता है। गंगोत्री से निकलने के बाद हरिद्वार आते आते गंगा में उत्तराखंड राज्य की 12 नगर पालिकाओं के अंतर्गत पड़ने वाले निवासी नाले सारा सीवेज इस नदी में उड़ेल देते हैं। हरिद्वार में सीवेज से पैदा प्रदूषण से निपटने के लिए 3 शोधन संयंत्र हैं, लेकिन वे इस शहर के सीवेज को संभालने में नाकाम साबित हो रहे हैं। हरिद्वार के बाद कानपुर में गंगा की स्थिति सबसे ज़्यादा दयनीय हो जाती है, क्योंकि यहाँ बेशुमार औद्योगिक कचरा इसमें प्रवाहित किया जाता है। कानपुर में तमाम फैक्ट्रियाँ हैं और इसके जाजमऊ नामक इलाके में 4.5 और चमड़ा शोधन इकाइयाँ हैं। इनके निकलने वाला औद्योगिक कचरा गंगा को जहरीला बनाने के लिए पर्याप्त है। औद्योगिक शहर कानपुर में पैदा होने वाले प्रदूषण से गंगा को बचाने का एकमात्र उपाय यह पाया गया कि यहाँ के सारे नालों को गंगा से दूर ले जाया जाए और उनका गंध किसी भी सूरत में इसमें न मिल पाए। तो सरकार को एक वो करना चाहिए ना, जितने भी कारोबार हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, वो शहरों से दूर रखा जाए और नदियों से दूर रखा जाए। उनके कचरों के लिए, निष्पादन के लिए, केमिकल्स के लिए एक अलग
स्थान का चुनाव किया जाए। ऐसे यार हम मतलब अपने लाभ के चक्कर में किसी दूसरे का नुकसान करें। समझ लीजिए अगर गंगा नदी जैसे जल को यदि हम प्रदूषित करते हैं तो पूरे समाज को, पूरे देश को हम कलंकित कर रहे हैं, एक बात याद रखिएगा। तो इसमें सरकार की बहुत बड़ी चूक है कि सरकार ने कभी यदि विकल्प दिया होता तो लोग गंगा में इस तरह सीवर, इस तरह से रसायन नहीं बहाते हैं। औद्योगिक विकास की जोर पकड़ने के साथ गंगा यमुना आदि नदियाँ इसलिए और ज़्यादा प्रदूषित होती जा रही हैं क्योंकि यह सिलसिला प्रदूषण की तमाम सरकारी कवायदों के बावजूद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बीते अरसे में सुप्रीम कोर्ट गंगा एक्शन प्लान की राशि के दुरुपयोग पर गहरी नाराजगी जता चुका है। एक मौके पर सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार से पूछा था कि प्रदूषण दूर करने के नाम पर गंगा एक्शन प्लान में करीब 900 करोड़ खर्च करने के बावजूद गंगा में औद्योगिक प्रदूषण क्यों बदस्तूर जारी है, पर सरकार बंगले झाँकने के अलावा और कुछ नहीं कर सकी। सच तो यह है कि इतना कुछ होने के बाद भी गंगा को स्वच्छ बनाने का नीतिगत अभियान नीयत में खोट के कारण सरकार की प्राथमिकताओं में नहीं आया। भैया लूट मची हुई है, लूट मची हुई है हमारे देश में। मैं फिर बार बार आपको कहता हूँ, यदि 50% भी उस परियोजना का देश की जनता के लिए लगा दिया जाए ना तो हमारा देश स्वर्ग हो जाएगा। पर जानते हैं हमारे देश में मात्र 100-200, चलिए 1000 मानते, 1000 ऐसे व्यक्ति हैं ना जो पूरे जनसंख्या के बराबर उनके पास धन है। मैं आपसे रियली बता दूं, जितना 1000 व्यक्तियों के पास, भारतीय उद्यमियों के पास, पॉलिटिशियंस के पास पैसा है ना, उतनी पूरी दुनिया को, मतलब उतनी पूरे भारतीय लोगों को मिला दिया जाए तो पैसा नहीं होगा। ठीक है, तो जब तक ये नहीं होगा, सोचिए हमारा और आपका आंकड़ा आयकर में आ रहा है, इतना जीएसटी दो, पर उनका कहाँ जा रहा है किसी को नहीं पता। वो ऐसे ही से सीए बैठा है ना कि यहाँ से वहाँ से करके सब सरकार की नज़रों से, आयकर की नज़रों से बचा लिए जाते हैं। क्योंकि जो लोग दोस्तों संविधान से जुड़े हैं, संसद से जुड़े हैं, जब वही इस तरह के कार्य को अंजाम दे रहे हैं तो और लोग क्यों नहीं उससे जुड़ेंगे। सरकार की प्राथमिकताओं में नहीं आया है, यह दूसरे स्पष्ट होता कि कुछ वर्ष पूर्व नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने इस संबंध में जो रिपोर्ट पेश की थी उसे वन एवं पर्यावरण मंत्रालय तक ने गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं महसूस की। क्या कि रिपोर्ट में गंगा एक्शन प्लान के क्रियान्वयन की खामियों की ओर इशारा किया गया था और वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए गए थे। रिपोर्ट में कहा गया था कि हमारे पास ऐसा कोई तंत्र नहीं है जो यह निगरानी रख सके कि कार्रवाई योजना के तहत राज्यों को दिए गए पैसे का सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं। सरकारी रवैये से यह संदेह गहरा था कि गंगा का प्रदूषण दूर करने के नाम पर अब तक पैसे की बंदरबाट ही होती रही है। देख सकते हैं यहाँ पे चीज़ों को खुलासा किया जा रहा है कि जैसे ही कोई नमामि गंगे जैसी परियोजना आएगी कि जो उद्देश्य उनका होगा कि गंगा जल को शुद्ध कर दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, कीटाणु मुक्त कर दिया जाएगा, पर दोस्तों उसके बाद तमाम तरह के डिपार्टमेंट्स होकर जब वो गुजरता है ना तो आते आते जो गंगा जी में जो पैसा बचता है वो नाम मात्र का। सोचिए ये हो रहा है हमारे देश में। दुनिया में कई ऐसे उदाहरण मौजूद हैं जब सरकार और समाज ने मिलकर नदियों को पुनर्जीवन दिया है। लंदन की टेम्स की स्वच्छता की मिसाल वाली सरकार और जनता को यह जानने की ज़रूरत है कि नदियों को बचाने के लिए आखिर कितनी कड़ी प्रतिबद्धताओं की ज़रूरत होती है। सोचिए जो टेम्स नदी है लंदन की, उसकी जो हालत थी पहले गंगा से भी मतलब ख़राब हो गई थी, पर दोस्तों वहाँ किस प्रकार से लोगों के सहयोग से वहाँ की जो राजनीतिक पार्टियाँ थी उन्होंने एक वो लिया, वचनबद्ध किया अपने आप को, तब जाके हुआ। हमारे यहाँ तो सब चोर उचक्के बसे होंगे, क्या करेंगे। सरकारें अपने स्तर पर नदियों की सफाई के लिए जो कुछ करेंगी उनकी सार्थकता इससे तय होगी कि सरकार और समाज ने नदियों को किन दिक्कतों को गंभीरता से लिया। नदियों को नया जीवन देने के लिए पहले हमें अपनी उन समस्याओं को जानना ज़रूरी है जिनकी वजह से हमारी नीयत में नदियों के लिए खोट बनी हुई है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि जो आज का लेख है, जो इसका उद्देश्य है, यदि आपके पास कोई राय हो, कोई ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा कि आपको क्या लगता है। जिस तरह से तकरीबन 10-20 साल से तमाम तरह की परियोजनाओं के माध्यम से सरकारें आ रही हैं और देश की जनता को गुमराह कर रही हैं, बेवकूफ़ बना रही कि नहीं हम इस बार स्वच्छ कर देंगे, इस बार स्वच्छ कर देंगे, तो क्या मतलब पॉसिबल है? मतलब एक छटाक नहीं हुआ सफाई। और जो भी सफाई आज आपको दिख रही है ना, जो चिल्ला रहे हैं ना कुछ लोग,
मैं स्पेशली बीजेपी वालों को कह रहा हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। लॉकडाउन की वजह से जो साफ़ हुई है करेंगे, नहीं नहीं हमने किया है नमामि गंगे परियोजना। मतलब 4 महीने से जब पूरा पृथ्वी बंद था तो तुम लोग के झाड़ू उड़ू अपनी दवाएं लेके पहुंच गए थे वहाँ पे। और 20 साल से 10 साल से क्या कर रहे थे? 10 साल से तो है, 10 साल से नहीं तो 6 साल से तो लगे हुए हो, 7 साल से तो लगे हुए हो। मैं कांग्रेस को भी कह रहा हूँ, इससे पहले कांग्रेस सरकार भी थी, उसकी जिम्मेदारी थी। तो तुम लोग बस सदियों से यही सब करो, झूठे प्रलोभन दो, आश्वासन दो, कुछ होने वाला नहीं है। तो जो भी आपका ओपिनियन होगा ज़रूर आप अपनी बातें रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।